के निवासी थे? तो हेरोडोटस यूनान ग्रीक के निवासी थे। इतिहास को संसार में सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से या इतिहास के विषय के रूप में किसने लिखा है? तो इसको हेरोडोटस ने लिखा है। हेरोडोटस की बुक का नाम हिस्टोरिका था। इतिहास का विभाजन। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड। नंबर 2 आग ऐतिहासिक काल प्रो हिस्टोरिक पीरियड। नंबर 3 ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल। इस काल में कोई भी लिखित विधि का ज्ञान नहीं था। लिखित साक्ष्य रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं। एग्जाम्पल पाषाण काल, स्टोन एज। इस युग को हम पत्थर का काल भी कहते हैं। आग ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। एग्जाम्पल लिखने की शैली, ये टेढ़े मेढ़े कुछ लिखे हुए हैं, इनको हम समझ नहीं सकते। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसको बाद में वेदों में पढ़ा गया है। ऐतिहासिक काल। इस काल में साक्ष्य को पढ़ा भी जा चुका है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध थे। ये काल पुरातात्विक साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल या पत्थरों का युग, प्री हिस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज। इसको 3 पार्टों में या 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। अज्ञात से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ईस्वी पूर्व। शिकार, आवाज, वस्त्र आदि का अल्प ज्ञान था। इस काल में आग की खोज हुई। मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व। इस काल में मनुष्य को शिकार का पूर्ण ज्ञान था। मनुष्य पशुपालन करता था। सबसे पहले मनुष्य का पालतू पशु कुत्ता था। नवपाषाण काल 4,000 से 250 वर्ष ईस्वी पूर्व। इस काल में मनुष्य ने कृषि का आरंभ किया। सबसे पहले मनुष्य ने फसल उगाई, वो जौ थी। मनुष्य की पहली फसल जौ थी। नंबर 2 आग ऐतिहासिक काल प्रो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें एक है सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी तक। नंबर 2 वैदिक सभ्यता 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अन्य वेदों की रचना हुई है। नंबर 3 ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। इसे 2 भागों में विभाजित किया है, मध्यकालीन भारत 712 से 1707 ईस्वी तक। नंबर 2 आधुनिक भारत 1707 से 1947 ईस्वी तक। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली थी। 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली थी। बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा। ईस्वी
ईसा मसीह के जन्म से पूर्व या पहले की घटनाओं को हम ईसवी कहते हैं। ईसवी पूर्व कहते हैं, एडी ईसवी। इसे एनो डोमिनी कॉमन एरा सामान्य युग कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। ईसा मसीह की जन्म से पहले की घटनाओं को बीसी या ईसवी पूर्व कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म की बाद की जो घटनाएं घटी हैं इतिहास में, उनको हम एडी या ईसवी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल या पत्थरों का युग, इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ओल्ड स्टोन एज। पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में किया था। प्रागैतिहासिक काल में शिकार के लिए मनुष्य किसका यूज करता था? तो प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य शिकार के लिए पत्थरों का यूज करता था और इन्हें हम पेबल उपकरण के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने उल्वरम तमिलनाडु में कुल्हाड़ी व हस्त कुल्हाड़ का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा उल्वरम तमिलनाडु में कुल्हाड़ी व हस्त कुल्हाड़ के साक्ष्य प्राप्त हुए। कुल्हाड़ी व हस्त कुल्हाड़ पत्थर के थे। शिकार के लिए किस प्रकार पत्थरों का उपयोग करता था मानव उस समय का? तो उसे पेबल पत्थर के रूप में यूज करता था। ये पत्थर एक तरफ से टूटा हुआ होता था और दोनों साइड से टूटा हुआ होता था और मतलब बीच में से भी टूटा हुआ होता था। और पत्थर की नोक बनाने के लिए पत्थर को दोनों साइड से तोड़ते थे और पत्थर को तेज रूप में धार बनाने के लिए उसे छोटे पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसकी नोक बनाते थे ताकि शिकार करने में आसानी से शिकार हो जाए। आखेट या शिकार का कैसा ज्ञान था? आखेट या शिकार का कैसा ज्ञान था? तो प्रागैतिहासिक काल में मानव को अल्प ज्ञान था, मतलब कम जानकारी थी शिकार के बारे में। मानव का रहन सहन कैसा था उस समय? मानव का रहन सहन अस्थिर था। जहाँ शिकार मिलता था वहीं चला जाता था, मतलब स्थिर नहीं था, अस्थिर था। मानव का खान पान कैसा था? मानव का खान पान कच्चा मांस खाता था। उस समय कंद फल मूल जो भी जंगल में मिल जाती थी खाने की चीज़ें उनको खाता था। इस काल की सबसे बड़ी खोज क्या थी? प्रागैतिहासिक काल की मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो आग की खोज थी। मानव ने प्रागैतिहासिक काल में आग की खोज कर ली थी। मानव खानाबदोश था। प्रागैतिहासिक काल में मानव खानाबदोश था। एक स्थान से दूसरे स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था शिकार के लिए मानव को। मानव द्वारा पहला साक्ष्य आग का कहाँ से प्राप्त हुआ है? चीन, चाओजू गोजियन गुफा से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा चित्रकारी शुरू की गई या स्टार्टिंग पेंटिंग, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एग्जाम्पल, भीमबेटका गुफाओं से। खोज 1957, 1900 या 1958 में विष्णु श्रीधर पाकड़कर ने की थी। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिला, मध्य प्रदेश, पहाड़ी विंध्याचल रेंज पर स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं, वहां पर मनुष्य की चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में मानव कैसी चित्रकारी करता था? तो प्रागैतिहासिक काल में मानव शैल चित्रकारी करता था। चट्टानों पर
करता था, रॉक पेंटिंग। भारत में चित्रकारी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका की गुफाओं से। इस चित्रकारी में किस किस तरह के रंगों का यूज करता था? लाल और हरा रंग का यूज करता था। रेड ग्रीन कलर्स यूज। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को साइट है एक। 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है भीमबेटका की गुफाओं को। लगभग भारत में यूनेस्को साइट 40 हैं। शैल चित्रकारी महाभारत कालीन 15,000 साल पुरानी है। पुरापाषाण कालीन स्थल ओल्ड स्टोन एज साइट कौन कौन से हैं हमारे? तो नंबर 1 है नेवासा, महाराष्ट्र, भारत में पड़ता है ये। इनाम गांव, महाराष्ट्र, भारत में पड़ता है। रेणीगुंता, आंध्र प्रदेश, भारत में पड़ती है ये। मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज, प्रो हिस्टोरिक टाइम या मीसोलिथिक टाइम। इस समय मानव ने शिकार के लिए तीर कमान का उपयोग कर लिया था, मतलब उसको शिकार के बारे में और अच्छी तरीके से जानकारी हो गई थी। उसने शिकार के लिए तीर कमान का यूज किया था। शिकार का पूर्ण ज्ञान था, पशुपालन करना, और अच्छी तरीके से उसे पशुपालन की जानकारी भी हो गई। सबसे पहला पालतू पशु मनुष्य ने कुत्ते को बनाया। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में शिकार करने की विधि में किस तरह के पत्थर का यूज करता था मानव? तो शिकार करने की विधि में पत्थर का यूज, तो मानव 4 प्रकार के पत्थर का यूज करता था। चौपौर विधि का, चॉपिंग विधि का, हैंड एक्स विधि का और ब्यूरिन विधि का यूज करता था। चॉपर विधि में पत्थर को एक तरफ से तोड़कर नोक बनाने के लिए, चॉपिंग विधि में नोक बनाने के लिए पत्थर को दोनों तरफ से तोड़कर, हैंडेक्स विधि में हस्त कुल्हाड़, मतलब पत्थर की कुल्हाड़ी बना ली थी शिकार करने के लिए। ब्यूरिन विधि का उपयोग, ब्यूरिन विधि में मतलब मनुष्य ने तेज धारदार पत्थर का यूज किया था। तेज धारदार बहुत पतले पत्थर का यूज करना सीख लिया था। बर्तन बनाना सीखा। बर्तन बनाने के साक्ष्य प्रयागराज यूपी से प्राप्त हुए हैं। और बर्तन बनाने के लिए किस चीज़ का यूज करता था? तो मिट्टी का यूज करता था। शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो नंबर 1 लेखिया यूपी मिर्जापुर से 17 नर कंकाल मिले हैं। दमदमा हरियाणा से एक ही कब्र से 3 समाधि प्राप्त हुई हैं। महदहा यूपी प्रतापगढ़ से युगल समाधि जोड़ा, स्त्री प्लस पुरुष एक साथ दफनाया गया था। स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। लंगनाज ये गुजरात में पड़ता है। यहाँ से पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल, नंबर 1 संगन कुल्लू, ये कर्नाटक में पड़ती है। यहाँ से राखा
टीला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नंबर 2 जलहल्ली कर्नाटक में पड़ती है। नंबर 3 कुचाई उड़ीसा में पड़ती है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल न्यू स्टोन एज। इस काल में मानव ने कृषि का पूर्ण ज्ञान हो गया था और कृषि करने लगा था। मानव का जीवन स्थिर हो गया था। जब कृषि स्टार्ट कर दी उसने तो एक ही जगह स्थिर रहकर अपने कृषि करता था और अपने परिवार के साथ रहता था। मानव का जीवन स्थिर हो गया था, स्थायी आवास पर रहने लगा। मानव पशुपालन करने लगा और पशुपालन में पहला पशु कुत्ता था उसका। कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़, बोलन नदी के किनारे पाकिस्तान से प्राप्त बलूचिस्तान की रोटी। कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं और ये पाकिस्तान में पड़ती है। पाकिस्तान से प्राप्त है। पाकिस्तान को बलूचिस्तान की रोटी की कटोरी कहा गया है उस समय पर। मानव की पहली फसल जौ गेहूं थी। उस समय मानव पूजा करता था। किस किस की पूजा करता था? प्रकृति की, वृक्ष की, जल की, सूर्य की, धरती की, इन सभी की पूजा करता था। उस समय पहिए का आविष्कार मानव ने माल और यातायात के साधन के लिए किया। उस समय मतलब पहिए की, नवपाषाण काल में पहिए की खोज कर ली थी मानव ने। इस काल में छोटे पत्थरों स्मॉल स्टोन्स को माइक्रोलिथ कहा जाता है। इसका यूज सबसे ज़्यादा हुआ है शिकार और शस्त्र के निर्माण के लिए। छोटे छोटे पत्थरों को तोड़कर मानव ने शिकार के लिए यूज किया था। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कोल्डी हवा प्रयागराज से। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? मेन साइट ऑफ न्यू स्टोन एज। नंबर 1 पिकली हल्लू कर्नाटक में पड़ती है। उतनूर तेलंगाना में। चिरांद बिहार में। गुफकराल जम्मू एंड कश्मीर में। बुजोरम जम्मू एंड कश्मीर में। गुफकराल ये गर्तावास गड्ढे वाले घर, यहाँ से मनुष्य गड्ढों में रहता था, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए। बुजोरम से मानव के साथ कुत्ते के शव दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दाउजली हैंडिंग से असम जोड़ा ईंट पत्थर, मतलब असम से जोड़ा ईंट पत्थर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हथनौरा से मध्य प्रदेश मानव खोपड़ी अधजली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी यूपी में पड़ती है। सोन घाटी मध्य प्रदेश में पड़ती है। सिंह भूमि झारखंड में पड़ती है। यहाँ से भी कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है। ताम्रपाषाण काल चाल्कोलिथिक एज। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता से पहले और नवपाषाण काल के बाद का समय ताम्रपाषाण काल कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता और नवपाषाण काल के बीच का समय ताम्रपाषाण काल कहलाता है। सर्वप्रथम मानव द्वारा खोजी हुई धातु क्या थी? तो तांबा था, कॉपर। धातु का क्रम नंबर 1 तांबा, नंबर 2 कांसा, नंबर 3 लोहा। साक्ष्य अतरंजी खेड़ा एटा यूपी से प्रयोग हुआ है। लोहे का यूज वैदिक सभ्यता में हुआ है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का यूज नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अनजान थे।
ठीक है, इसको छोड़ो, इसको देखते हैं धातु का। सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। और पहली मिश्र धातु थी कांसा। इस कांसे का निर्माण तांबा प्लस टीन से मिलकर हुआ है। इसका यूज सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, चालकोलिथिक कल्चर। तो यहाँ की संस्कृति क्या थी, या उस समय मानव की संस्कृति क्या थी? बनास संस्कृति राजस्थान। इस संस्कृति को ताम्रवती भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर तांबा बड़े पैमाने पर मिलता था। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र इनाम गांव सोने गांव। नवदा टोली संस्कृति मध्य प्रदेश। गणेश्वर संस्कृति राजस्थान। आहट संस्कृति राजस्थान। बालाथल संस्कृति राजस्थान। ताराढ़ी संस्कृति बिहार। नोट: ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। इंट्रोडक्शन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी थी? तो ये सिंध नदी के किनारे पाकिस्तान में पनपी थी। वर्तमान में पाकिस्तान में, और पहले पाकिस्तान और भारत एक ही उसमें थे, अखंड भारत हुआ करता था उस समय। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या क्या हैं? हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता की बेटी, सैंदव की सभ्यता और शहरीय सभ्यता, ये इसके अन्य नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं भी उस समय पनप रही थीं? चीन की सभ्यता, चीन का शौक हांगू नदी के किनारे स्थित थी ये। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे स्थित थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये दजला और फरात नदी के किनारे पनप रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे? मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 से 1750 बीसी या ईसवी। इस सभ्यता को सी कार्बन 14 भी कहते हैं। पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा। 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक थे, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है कनिंघम को। ASI फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI के पहले महानिर्देशक कौन थे? फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ जनरल तो कनिंघम ही थे। स्थापना 1861 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर या मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो नई दिल्ली। जॉन मार्शल 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा की। जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दोनों भाइयों ने अंग्रेजों द्वारा रेल लाइन की खुदाई के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य
एक सिंगल बेल की आकृति की मोहरें और ईंटें प्राप्त हुईं। इसकी जानकारी सरकार को दी। अंग्रेजों द्वारा रेल लाइन कराची टू लाहौर के लिए रेलवे का निर्माण हो रहा था। तब इन दोनों भाइयों ने सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सरकार को दी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 BC काल निर्धारण की विधि पद्धति कार्बन 14 या कार्बन 14 कहलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों के पक्के मकान थे। वे एक व्यवस्थित क्रम में थे। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों के पक्के मकान थे। वे एक व्यवस्थित क्रम में बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर ओल्ड सिटी विरडारा था, जो हरियाणा में पड़ता है। 2014 में खोजा गया। कितने साल पुरानी थी ये सिंधु घाटी सभ्यता? तो ये 7500 BC पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार या स्थिति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज या सोसाइटी कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी। महिलाएं प्रधान थीं। वर्तमान में पुरुष प्रधान है। इस सभ्यता में परिवार को चलाने का मुख्य भार महिलाओं पर था। वर्तमान में पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान है। अब परिवार के सारे डिसीजन पुरुष लेता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल भिंडाणा, हरियाणा में 2014 में खोजा गया। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों का दहन संस्कार। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शवों का दहन संस्कार तीन भागों में, या इसके 3 विधि थी। दहन संस्कार करने की 3 विधि थी। पूर्ण समाधिकरण। नंबर 1, पूर्ण समाधिकरण। इस विधि में मानव को मरने के बाद तुरंत दफना दिया जाता था। नंबर 2, आंशिक समाधिकरण। इस विधि में मानव को मरने के बाद उसके शव को एक सुरक्षित स्थान पर रखकर छोड़ देते थे, ताकि उसके मांस को पशु पक्षी खा सकें, और उसकी शेष बची अस्थियों को दफना देते थे। नंबर 3, इस विधि में दहक्रम की विधि में मानव को मरने के बाद जलाया जाता था, जो मोहनजोदड़ो में है। और ये 1 और 2 ये सिंधु घाटी सभ्यता में होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी, और खोजकर्ता कौन थे? हमारे राखलदास बनर्जी थे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंध नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा किस किस की जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा किस किस की जाती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में
पशुपति शिव, पशुपति महादेव या दाढ़ी वाले महादेव। वृक्ष की पूजा की जाती थी, पशु की पूजा की जाती थी। तो पशु कौन कौन थे? कुंवड़ वाला बैल पवित्र पशु मानकर पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा की जाती थी, इसमें महिलाओं की मूर्ति मिली है। धरती की पूजा की जाती थी, इसे धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजते थे। सर्प की पूजा की जाती थी, जल की पूजा की जाती थी और स्वास्तिक चिन्ह भी मिले हैं। ये सब, इन सब की पूजा उस समय के मनुष्य द्वारा की जाती थी। नोट: सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा पाठ होता था, लेकिन मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन मंदिरों के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं है। व्यवसाय: सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को व्यवसाय क्या था? आयात निर्यात, कपास का व्यवसाय करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह तो लोथल गुजरात में, सुरकोटदा गुजरात में। इस सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। पूर्वी टीला, निचला टीला निम्न वर्ग के लोग रहते थे। वेस्ट पश्चिमी टीला, दुर्ग टीला उच्च वर्ग के लोग रहते थे। वेस्ट पश्चिमी टीला, इस वर्ग में उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जैसे राजा महाराजा सरदार लोग रहते थे। ईस्ट पूर्वी टीले में सामान्य लोग, श्रमिक लोग, मजदूर लोग रहते थे। पश्चिमी भाग उच्च वर्ग के लोग रहते थे। ये ऊंचा टीला होता था, इसमें राजा महाराजा, मंत्री, पुजारी, दरबारी लोग रहते थे। और ये समतल जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग था। कारण क्या था? यहाँ पर एक नदी बह रही थी, सिंधु नदी, तो उसके बहाव के कारण बचने के लिए ऊंचे टीले पर, मतलब पश्चिमी भाग पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और नीचे वाले भाग पर, ईस्ट वाले मतलब पूर्वी टीला नीचे वाला भाग, इस पे सिर में क्या मजदूर लोग रहते थे, ताकि अगर बाढ़ वगैरह आए तो उससे मतलब निम्न वर्ग के लोग प्रभावित हों और उच्च वर्ग के लोगों पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। कारण ये था। पूर्वी भाग निम्न वर्ग के लोग, निचला टीला समतल भाग, यहाँ पर मजदूर लोग रहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 टीलों में विभाजित था, वह धौलावीरा था, जो गुजरात में पड़ता है। ये 3 भागों में विभाजित था। नंबर 1 पूर्वी टीला, नंबर 2 मध्य टीला, नंबर 3 दुर्ग टीला। पूर्वी टीला समतल भाग होता था और मिडल भाग, इसमें मध्य वर्ग के लोग रहते थे, और दुर्ग टीला ये जमीन से उठा हुआ भाग होता था, समतल भाग पूर्वी टीला। इस टीले में निम्न वर्ग के लोग, गरीब मजदूर लोग रहते थे, और मध्य वर्ग में पुजारी, डॉक्टर, वकील, साहूकार आदि ये लोग रहते थे। और दुर्ग टीला पश्चिमी भाग में ये जमीन से उठा हुआ भाग होता था, उच्च वर्ग के लोग, जहाँ राजा महाराजा दरबारी लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। नॉर्थ उत्तर मांडा, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे स्थित भारत में पड़ता है। और ईस्ट पूरब में आलमगीरपुर, मेरठ यूपी में, हिंडन नदी के किनारे, ये भी भारत में पड़ता है हमारा। साउथ दक्षिण में है दैमाबाद, अहमदाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ये गोदावरी की सहायक नदी, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, भारत में है ये भी। और नॉर्थ उत्तर
वेस्ट वेस्ट पश्चिम में पड़ता है। सुतकांगेडोर वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में दशक नदी के किनारे स्थित है। नॉर्थ साइड उत्तर उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे। वेस्ट पश्चिम सुतकांगेडोर वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है दशक नदी के किनारे। ईस्ट पूरब आलमगीरपुर मेरठ यूपी में स्थित हिंडन नदी के किनारे। साउथ दक्षिण दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी की सहायक नदी पिरवरा के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से थे? स्थल का नाम उत्खनन, खोजकर्ता का नाम बर्स, नदी स्थिति। नंबर 1 हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। ये रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का मांटोगरी मांटे मांटो मांटोगोमरी जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी 1922 में सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित था। पाकिस्तान का सिंध प्रांत का जिला। सुतकांगेडोर ऑरल स्टाइल ने 1927 में खोज की थी और जॉर्ज डेल्स 1962 में। यह दशक नदी मकरान जिला पाकिस्तान। चनहुदड़ो एन.जी. मजूमदार 1961 में। ये सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर माधव स्वरूप वत्स्य 1933 में। महार नदी के किनारे काठियाड़ा बाढ़ गुजरात में। कालीबंगा अमलानंद घोष पी.के. थापर 1953 घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1955 में सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। लोथल की खोज एस.आर. राव 1957 में भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 लूनी नदी के किनारे कच्छ गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी सूरजभान रफीक 1963 में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और हरियाणा में। बनावली आर.एस. विशिष्ट 1973 में सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा में स्थित है। ये सुरकोतदा जगतपति जोशी 1972 में सौदीकोर नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958 में हिंडन नदी के किनारे मेरठ में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल पाकिस्तान अमरी कोटी दिजी अल्लादीनो गडेरीवाला सबसे बड़ा स्थल है। गडेरीवाला सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। हरियाणा बालू भगवानपुरा मीनाथल कुड़ाल। राजस्थान में बलाथली कर्णपुरा। गुजरात में दसलपुर पबूमत कुंतासी रोजदी रंगपुर मालवड़। उत्तर प्रदेश में सोनली हुलास मांडी। सनोली पड़ता है बागपत में, हुलास पड़ता है सहारनपुर में और मांडी। पंजाब बाड़ा दधेरी। सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट पॉइंट। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में खोजकर्ता राखलदास बनर्जी। नदी है सिंधु नदी। स्थान है पाकिस्तान। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है।
राखीगढ़ी नदी घग्गर नदी के किनारे स्थित है और स्थिति इसकी हरियाणा में स्थित है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से स्नानागार, अन्नागार, पशुपति की मूर्ति, नर्तकी की एक कांसे की मूर्ति और कांस्य युगीन सभ्यता थी मोहनजोदड़ो। स्नानागार स्नानागार लोग एक साथ स्नान करते थे या नहाते थे। अन्नागार अनाज को स्टोर के रूप में रखते थे। पशुपति की मूर्ति देवता के रूप में माना गया है। नर्तकी की एक कांसे की मूर्ति, डांसिंग गर्ल ऑफ स्टेचू ऑफ ब्रॉन्ज, मतलब एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और इस मोहनजोदड़ो को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं।